हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? सब अच्छे ही होंगे आशा करते हैं। आज हमने इससे पहले हमारी प्लेलिस्ट में 7 क्वेश्चन आपके पास पहुंच चुके हैं। हालांकि मैंने 15 क्वेश्चन का टारगेट रखा था जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनमें 7 क्वेश्चन तो मैं एक वीडियो में भेज चुका हूँ आपके पास। और अभी पार्ट 2 हमारे यहाँ पे 15 क्वेश्चन है। जो लोग अभी पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट पहले वाली भी आप देख लीजिएगा। वहाँ पे जो है बायो में प्लेलिस्ट में हमारे 4 पार्ट 5-5 क्वेश्चन रहे। मैंने 20 क्वेश्चन और भी अपलोड किए थे, वो भी देख लेना। उसके बाद आगे इस पर आइएगा। ये हमारा एक सीरीज से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, आज का जो हमारा प्रश्न होगा वो भारत में हॉट स्पॉट या तप्त स्थल पर टिप्पणी लिखना है। क्या करना है आपको? भारत के जो है हॉट स्पॉट, आज के क्वेश्चन में हॉट स्पॉट या तप्त स्थल पर टिप्पणी लिखना है। हॉट स्पॉट का मतलब क्या होता है, पहले इसको हम समझा देते हैं। हॉट स्पॉट का मतलब होता है मेगा डाइवर्सिटी वाले क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बहुत घनी बस्ती पाई जाए, बहुत अधिक जंगल पाया जाए, बहुत अधिक जानवर तरीके के पाए जाए तरह तरह के, तो उसको मेगा डाइवर्सिटी वाले यानी बहुत अधिक विविधता वाले क्षेत्र को ही हम हॉट स्पॉट कहते हैं। अब हम लोग इस पर बात करेंगे कि हॉट स्पॉट हमारे कौन कौन से होते हैं। तो देखिए जरा कैसे संसार में मेगा डाइवर्सिटी वाले कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां जंतुओं और पादप की जातियां बड़ी संख्या में पाई जाती हैं। किंतु अब जहां पे अधिक मात्रा में पादप जातियां जंतु जातियां हैं तो उनके संरक्षण की भी जरूरत पड़ेगी। कई क्वालिटी के जानवर हैं तो पता चलेगा एक दूसरे को वो खाते ही रहेंगे, तो उनको बचाव भी करना पड़ेगा। अगर कई सारे इंसान बहुत घनी बस्ती में है तो डेली लड़ाई होगी, डेली लाठियाँ चलेंगी, तो उनका बचाव भी करना होगा। जहाँ पर उनके विनाश की संभावना अधिक होती है और ऐसे क्षेत्रों को तप्त स्थल कहते हैं और इन क्षेत्रों के संरक्षण की भी अधिक आवश्यकता होती है। बताइए मुझे, हॉट स्पॉट की परिभाषा आप लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? संसार के बहुत अधिक आबादी वाले या संसार के मेगा डाइवर्सिटी वाले क्षेत्र जहां पर पेड़ पौधे एवं जीव जंतु की बहुत अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और अतः उनके संरक्षण की भी बहुत अधिक आवश्यकता होती है, हॉट स्पॉट कहलाते हैं, तप्त स्थल कहलाते हैं। ठीक है, अब हम इस पे आगे बात करेंगे कि विश्व का हॉट स्पॉट हमारे संसार में कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो विश्व के सभी हॉट स्पॉट मिलकर 2% से कुछ कम भाग में है। 1.6% आप इसको कह सकते हैं। ऐसे भी आप लिख देना, या 2% से कम, यानी पूरे हमारे पृथ्वी का क्षेत्रफल, पूरा ग्लोब का क्षेत्रफल जो है उसमें केवल 2% से भी कम क्षेत्र में जो है हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, तप्त स्थल पाए जाते हैं। फिर लेकिन इनमें विश्व की ज्ञात उच्च पादप प्रजातियों में से 44%, साथ साथ 35% स्थलीय प्रजातियां और 20% मानव आबादी पाई जाती है। लेकिन आप इसमें ज्ञात अगर करें तो इनमें से जितने भी पूरे संसार की 44% वनस्पतियां इसी के अंतर्गत पाई जाती हैं। पूरे संसार के भी 35% जानवर जीव जंतु इन्हीं के अंतर्गत पाए जाते हैं। पूरे संसार के मानव में 20% आबादी इन्हीं में पाई जाती है। 44% वनस्पति, 35% स्थल प्रजातियां जैसे जीव जंतु लिख लेना, और 20% मानव आबादी इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। और प्रारंभ में केवल 25 हॉट स्पॉट थे, लेकिन आज इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 35। भारत में 4 ऐसे हॉट स्पॉट हैं। अब बताइए, हॉट स्पॉट का आंकड़ा आपको समझ में आ गया? कैसे लिखेंगे आप? अत्यधिक मेगा डाइवर्सिटी वाले क्षेत्र। अगर आप लोग बात करें कि ग्राफ मेथड क्या होता है तो मैं आपको बता सकता हूँ। ग्राफ मेथड किसे कहते हैं कि स्टार्टिंग आप मेन पॉइंट से करिएगा। आपने लिख लिया हॉट स्पॉट, फिर उसके बाद में नीचे ऐसे ग्राफ बना दीजिएगा, इसी को ग्राफ मेथड कहते हैं। फिर यहां से लिखना संसार के मेगा डाइवर्सिटी, मेगा डाइवर्सिटी वाले क्षेत्र, संसार के मेगा डाइवर्सिटी वाले क्षेत्र। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे इनके संरक्षण की भी अधिक आवश्यकता होती है। संरक्षण की विशेष आवश्यकता, जो पॉइंट आपको बनाना है उसे शॉर्ट पॉइंट नोट कर लिया जाता है, आवश्यकता। तीसरी बात,
इनमें टोटल कितने हैं? 35 हॉट स्पॉट। पहले 25 थे, पहले कितने थे? 25 हॉट स्पॉट थे, हॉट स्पॉट थे, जो अब 35 हो गए। अगली बात, कुल क्षेत्रफल के 2% से भी कम भाग में। अगला पॉइंट, पादप जातियां कितनी हैं? 44% इन्हीं हॉट स्पॉट में पाई जाती हैं। जंतु जातियां 35% इन्हीं हॉट स्पॉट में पाई जाती हैं। और मानव का लगभग 20% आबादी इन्हीं हॉट स्पॉट क्षेत्रों में पाई जाती है। इसको हम लोग कहते हैं ग्राफ मेथड। आप जो भी क्वेश्चन आपको लॉन्ग लगे, कठिन लगे, उसको शॉर्ट सा आप एक ग्राफ बना लीजिएगा। साइड में इसके छोटे छोटे मेन पॉइंट नोट कर लो। अब बस जब आपको पढ़ना है, देखना इसको हम कैसे बना के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? संसार के मेगा डाइवर्सिटी वाले क्षेत्र को हॉट स्पॉट कहते हैं, जहां पर पादप एवं जीव जंतु की बहुत अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। अत्यधिक प्रजाति होने के कारण इनके संरक्षण की भी हमें अधिक आवश्यकता होती है। पहले संसार में कुल केवल 25 हॉट स्पॉट थे, लेकिन आज इनकी संख्या बढ़कर 35 हो गई है। ये हॉट स्पॉट हमारे पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 2% भाग से भी कम क्षेत्र में उपस्थित है। इन हॉट स्पॉटों में सबसे अधिक आबादी पाई जाती है, जहां पे पादप प्रजातियां 44% और कुल जंतु प्रजातियों की 35% भाग इन्हीं हॉट स्पॉट में, और मानव जातियों का 20% भाग इन्हीं हॉट स्पॉट में पाया जाता है। बताइए, आप केवल इतने 4 पॉइंट 5-6 याद कर लीजिएगा, आप मिनिमम इस पे 1 पेज लिख पाएंगे। इसी को ग्राफ मेथड कहा जाता है। हर क्वेश्चन जो भी आपको कठिन लगे, उसका ग्राफ बना दीजिएगा। ग्राफ बनाने के बाद में उसको रेडी कर दीजिएगा। अब सुनना, तो बताइए क्या ये समझ में आपको आ गया? हॉट स्पॉट समझ में आ गया? क्या होता है हॉट स्पॉट? एक मेगा डाइवर्सिटी, बहुत अधिक विविधता वाले क्षेत्र, जहां पर पादप और जीव जंतु बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, हॉट स्पॉट कहलाते हैं। ठीक है। इनमें क्या होता है? अत्यधिक आबादी होने के कारण इनके विनाश की संभावना अधिक होती है, इसीलिए इन क्षेत्रों के संरक्षण की भी आवश्यकता अधिक होती है। विश्व के कुल वैश्विक स्थलीय क्षेत्रफल के लेकर के 2% से भी कम भाग में हॉट स्पॉट होते हैं, जिनमें 44% पादप प्रजातियां, 35% स्थल प्रजातियां, 20% मानव आबादी होती है। प्रारंभ में कुल केवल 25 हॉट स्पॉट थे, आज इनकी पहचान बढ़कर के कितनी हो गई? 35 हो गई। भारत में प्रश्न भी आता है कि भारत के 4 हॉट स्पॉट या 2 हॉट स्पॉट का नाम, हालांकि 1 ही 2 पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग 4 हॉट स्पॉट बताते हैं, जिससे कि अब बढ़िया जो है बढ़िया हमारा आंसर बन सके। तो भारत के 4 हॉट स्पॉट, एक होता है हिमालयी क्षेत्र। हिमालय का मतलब निकल जाओ आप हिमालय क्षेत्र में। हिमालय क्षेत्र में कौन कौन? उससे किनारे वाला एरिया चले आओ, भूटान, नेपाल, नॉर्थ और साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया और साउथ, उत्तर इंडिया और दक्षिण इंडिया। ठीक है, ये सब क्या है? हिमालयी क्षेत्र कहलाते हैं। साउथ में भी, दक्षिण, नॉर्थ में भी क्या होता है? बहुत सारे हिमालय एरिया है। ठीक है, तो ये हिमालयी क्षेत्र कहलाता है। जैसे आप लोग इंडिया का मैप जब देखिए हैं, इंडिया का मैप आप देखे हैं, गड़बड़ हो गया? कोई बात नहीं, बनाएंगे तो सही। बन गया? कुछ कुछ बन गया भाई, क्या हो गया? जगह भाई कम पड़ रही है। इंडिया का मैप, विशाल भारत बना रहे हैं। देखिए, तो देखो इसका क्या होता है कि इन्होंने बताया कि सबसे पहले भूटान। भूटान कहाँ होता है? यहाँ पे छोटा सा देश है भूटान देश, यहाँ पे। ठीक है, नेपाल, ये बॉर्डर जाता है नेपाल का, और उसके बाद में नॉर्थ पूरा एरिया, उत्तरी वाला, ये सारा एरिया, और पश्चिमी एरिया इसका जो होता है वो क्या कहलाता है हमारा? ये उत्तरी, और क्या नाम उसका? साउथ। साउथ कौन सा वाला? दक्षिणी एरिया। दक्षिणी एरिया ये होता है नॉर्थ साउथ। तो ये एरिया कहलाता है हिमालय क्षेत्र हॉट स्पॉट। नंबर 1 आप क्या लिखेंगे? 4 हॉट स्पॉट की बात हो रही। हिमालय क्षेत्र कौन कौन से ले लेना? नेपाल ले लेना, भूटान ले लेना, नॉर्थ और साउथ इंडिया हो गया। ठीक है,
उसके बाद पश्चिमी, अब पश्चिमी कहाँ पे आएगा, इधर वाला एरिया आएगा। पश्चिमी हॉट स्पॉट कहाँ होगा, ये एरिया होगा, पश्चिम वाला भाग गुजरात वगैरह। तो पश्चिमी और पूर्वी घाट, पश्चिम और पूर्व दोनों एरिया ले जाते हैं, नॉर्थ से साउथ लिया तो पश्चिम से पूर्व हॉट स्पॉट लिया। इसमें क्या लिया, महाराष्ट्र पश्चिम में है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, श्रीलंका तक फैला हुआ है। उसके बाद में कि इसकी पहाड़ियाँ, शांत घाटी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आदि सभी इसके अंतर्गत ही आता है। क्या होता है, क्या है, अगस्त्य मलाई पहाड़ियाँ, शांत घाटी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान इसके अंतर्गत आता है। जबकि पूर्वी हिमालय और उत्तर पूर्व भारत से भूटान तक फैला हुआ है। पूर्वी हिमालय से लेकर के ये पूर्व एरिया कौन सा है हमारा, ये पश्चिम हो गया पूर्व। पूर्वी हिमालय से लेकर के भूटान तक ये वाला एरिया जो होता है, ये टोटल कहाँ से फैला हुआ है, ये द्वितीय हॉट स्पॉट है, पश्चिमी पूर्वी इसको हॉट स्पॉट कहा जाता है। तीसरा है इंडो बर्मा रीजन। इंडो बर्मा में क्या होता है, इसमें बांग्लादेश हो गया, मलेशिया हो गया, इन तक बांग्लादेश से लेकर के मलेशिया तक का हिस्सा शामिल होता है। भारत का छोटा सा भाग केवल होता है, भाई बांग्लादेश है, भारत है ही नहीं, बंगाली खाड़ी के पास में। तो बांग्लादेश से लेकर के मलेशिया तक का हिस्सा जो है इसके अंतर्गत आता है इंडो बर्मा रीजन। फिर है सुंदरबन क्षेत्र। सुंदरबन डेल्टा कहाँ होते हैं, पश्चिम बंगाल में। तो इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत समस्त आइलैंड आते हैं, जितने भी टापू द्वीप वगैरह हैं। थाईलैंड है, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया और भारत के अंडमान निकोबार जो साइड में बने होते हैं पश्चिम साइड में, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ पे, अभी आपको हम थोड़ा मैप से देखो समझाते हैं। तो हमारा हमें लगा कल वाला ही है। अभी हम आपको हॉट स्पॉट वाला हो सकता है तो मिल जाए तो आपको दिखाते हैं। हाँ मिल भी गया है, हमें लग रहा है कि मिल गया है। देखो नहीं मिला, फिगर भाई क्लियर तो नहीं आ रहा, हमें लग रहा नहीं दिखाई देगा आपको, बढ़िया चित्र नहीं आ रहा है। नहीं मिलेगा भाई, नहीं, हमें वापस चलना पड़ेगा। तो देखो कुल मिला के ऐसे समझ लो, ऐसे भी कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। जैसे हमने बताया पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, देखो पूर्वी हिमालय क्षेत्र, ये इसकी बात करो, अच्छा ये बढ़िया है। देखो 4 हॉट स्पॉट, टोटल कितने हॉट स्पॉट दिखाए गए हैं, 4 दिखाए गए हैं। देखो यहाँ पे देखो, अब दिख रहा होगा, ये बढ़िया समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो हॉट स्पॉट कितने बताए गए, टोटल हमारे नंबर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कितने, 4 है टोटल नंबर ऑफ। जरा इसको देखिएगा, थोड़ा समझ के चलिएगा, दिख रहा होगा आपको। देखो टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कितने, 4 है मेरे पास, ठीक है। हॉट स्पॉट भारत के कितने हैं, 4 हॉट स्पॉट हैं। और इनमें जो है, इन 4 हॉट स्पॉट में सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट है, इसको क्या बोलेंगे, उत्तरी पूर्वी भारत।
उत्तरी पूर्वी भारत में यहाँ पे ये कौन कौन होता है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ हो गया, यहाँ पे ये हमारा भूटान हो गया, ये हमारा हिमालयी क्षेत्र हो गया, असम, ये जितने भी यहाँ पे त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारा क्षेत्र उत्तरी पूर्वी क्षेत्र हो गया। दूसरा होता है पश्चिमी घाट, इसको बोला जाता है पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट। उत्तरी पूर्वी हिमालय क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट, और उसके बाद में हिमालयी क्षेत्र, और अगला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये हमारे क्या है, 4 हॉट स्पॉट है भारत में। देखिएगा इन क्षेत्र पर जो होता है आबादी बहुत अधिक मात्रा में, जंगल बहुत अधिक मात्रा में जो है जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, तो यही हमारे हॉट स्पॉट हैं, इनको देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, जो नेपाल की बात करें तो नेपाल यहाँ पे होता है, भूटान यहाँ पे होता है। ठीक है, और अंडमान निकोबार की अगर आप बात करें, ये आपके लिए जरूरी भी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये कहाँ पे होता है, ये इधर होता है। यहाँ देखिएगा जरा, थोड़ा एक बार देखिएगा, ये क्या होता है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह होता है। यहाँ पे बिल्कुल इसीलिए कहाँ पे है, बिल्कुल ये पश्चिम एरिया होता है, ये पूर्व एरिया होता है, उत्तर होता है, दक्षिण होता है भारत में मैप में। ठीक है, मैप में ये पश्चिम एरिया है, पूरब है, उत्तर है, दक्षिण है। ठीक है, तो ये मैप इसके चला करते हैं। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं निकोबार के बारे में। फिर हमने क्या बताया था कि जैव विविधता, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, तो ये था हमारा हॉट स्पॉट। कितने हैं, 4 हॉट स्पॉट। पहला कौन सा है हमारा, पहला है हिमालयी क्षेत्र, इसमें नेपाल आएगा, भूटान आएगा, नॉर्थ साउथ इंडिया आ जाएगा। दूसरा है पश्चिमी घाट, पश्चिम एवं पूर्वी घाट पश्चिम में। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, श्रीलंका तक फैला रहता है। इसमें ही पेरियार राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है। शांत घाटी लिख लेना, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान असम की है, शांत घाटी। ठीक है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान इसमें स्थित होता है। जबकि पूर्वी हिमालय क्षेत्र जो होता है वो उत्तर पूर्व भारत में भूटान तक फैला हुआ है। ठीक है, अगला है इंडो बर्मा। इंडो बर्मा में बांग्लादेश आता है, मलेशिया का हिस्सा आता है, हालांकि इसमें भारत का कुछ भाग शामिल होता है। सुंदरबन वाला इसके अंतर्गत क्या होता है, थाईलैंड आएगा, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, दूर दूर वाले पास के पड़ोसी देश आते हैं। और उसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इसी के अंतर्गत आता है, जो हमें वो साइड में बताया हुआ था, द्वीप का समूह होता है। ये हमारा होता है हॉट स्पॉट। अब हम अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है जैव विविधता क्या है, इसके संरक्षण की क्या विधियां हैं। अच्छा, जैव विविधता क्या होती है, जैव विविधता का मतलब होता है कि भिन्न भिन्न प्रजाति एक ही साथ, एक ही समूह में बहुत सारी प्रजातियों के जीव जंतुओं का रहना, पेड़ पौधों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। भारत जो है जैव विविधता वाला ही देश है, और इसमें इसीलिए क्या होता है कि इधर आबादी बहुत अधिक होने की वजह से जीव जंतुओं के संरक्षण की भी अधिक आवश्यकता होती है। तो इसीलिए इनके संरक्षण की यहाँ पे आप 2 विधियां भी पढ़ेंगे। तो जैव विविधता क्या होती है, किसी आवास में परस्पर सहयोग करते हुए प्राणियों, पादपों एवं सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। किसी आवास पर प्राणियों, प्रजातियों एवं पादपों का परस्पर सहयोग करते हुए जीवन यापन करना ही जैव विविधता कहलाता है, विभिन्न प्रकार के। ठीक है, फिर है इस शब्द का प्रयोग रोजन ने, ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए आपका कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया, किसने दिया। तो इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, रोजन ने 1985 ईस्वी में किया हुआ था। रोजन ने 1985 ईस्वी में। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। वर्षा वन मुख्य रूप से अमेजन बेसिन, कांगो घाटी, अमेजन रिवर, ठीक है, और दक्षिणी पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। अमेजन रिवर, कांगो घाटी, दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया का मतलब कौन सा एरिया आ गया, दक्षिण पूर्व में आप बात कर लीजिएगा। दक्षिण पूर्व का मतलब हो गया हम लोग आंध्र प्रदेश और इधर तमिलनाडु साइड में, इस साइड में जब चलते हैं। ठीक है, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया होता है, अमेजन रिवर, कांगो नदी होती है। बताइए जैव विविधता समझ में आ गया। कैसे लिखेंगे, किसी एक विशेष आवास पर बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे एवं पशु पक्षियों को भी लिख सकते हो आप, परस्पर सहयोग करते हुए रहने ही जैव विविधता कहलाता है। हमारे भारत में इसका शब्द का प्रयोग रोजन ने 1985 में भी दिया। और पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता होती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। वर्षा वन मुख्य रूप से अमेजन या बेसिन, कांगो नदी में पाए जाते हैं। जैव विविधता के मामले भारत में
भारत दुनिया के डाइवर्स देशों में से एक है, अर्थात जैव विविधता सबसे अधिक मात्रा में भारत में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। दुनिया के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट जैव विविधता वाले देश हैं, सबसे अधिक टॉप पर है, उनमें से कहीं ना कहीं भारत भी स्थित है। भारत दुनिया के 17 सबसे बड़े जैव विविधता वाले देशों में शामिल है। अगर आप 17 जैव विविधता वाले देशों की लिस्ट बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भारत आपको मिल जाएगा। इसका मतलब 17वां स्थान है, जैव विविधता के नाम से भारत का 17वां स्थान है, कहीं ना कहीं भारत भी शामिल है। तो ये आप जैव विविधता के बारे में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? किसी भी विशेष आवास पर, निश्चित आवास पर पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों का एक साथ परस्पर मिलकर के रहना ही जैव विविधता कहलाता है। इसमें हालांकि अतिरिक्त जैव विविधता होने पर जो है अनेक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इस शब्द का प्रयोग रोजन ने 1985 ईस्वी में दिया। भारत जो होता है कहीं ना कहीं दुनिया के सबसे अधिक मेगा डाइवर्सिटी वाले जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। अगर इन लोगों की टॉप लिस्ट बनाई जाए तो कहीं ना कहीं 17वें नंबर पर भारत का स्थान भी आता है। जैव विविधता संरक्षण की दो विधियां, एक स्वस्थानीय संरक्षण होता है, एक बहिस्थानीय संरक्षण। अच्छा, जैव विविधता संरक्षण का मतलब क्या हुआ? टाइगर जंगल में रह रहा है, जंगल के किनारे बहुत सारे आदिवासी रह रहे हैं, अब वो अपनी सुरक्षा के लिए सारे टाइगर मार देंगे, तो ऐसी अवस्था में टाइगर कम हो जाएंगे। धीरे धीरे यही हालात यहाँ होते हैं कि टाइगर की जब कमी हो गई, भारत में भी यही हुआ है। जब टाइगर की कमी हो गई तो फिर क्या हुआ? टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया 1972 ईस्वी में। टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया। टाइगर प्रोजेक्ट में क्या किया गया? इनके लिए स्थान निर्धारित किए गए, इनके जो है रिजर्व बनाए गए कि यहाँ पर जो है केवल टाइगर रहेंगे, कोई भी आदमी नहीं जाएगा। तो फिर जो है इनकी संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। घड़ियाल की कमी आए तो घड़ियाल प्रोजेक्ट बनाया गया, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट बनाया गया। मैं अब इसको इससे पहले पढ़ा चुका हूँ, आपको देखा हुआ है, ठीक है। तो स्वस्थानीय संरक्षण होता है जैव दो प्रकार का, एक स्वस्थानीय, एक बहिस्थानीय। स्वस्थानीय का मतलब होता है कि जिस क्षेत्र में टाइगर रह रहा था, हमने उसी का कई किलोमीटर का एरिया जो था बंदी बना दिया कि यहाँ तक कोई नहीं जा सकता है, बांध बना दिया उसके चारों तरफ, इसमें टाइगर रहेगा, तो उसको स्वस्थानीय, यानी कि जब किसी संकटग्रस्त प्रजाति को उसी स्थान पर सुरक्षित कर दिया जाए तो इसे स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। और किसी संकटग्रस्त प्रजाति को उस अपने निजी स्थान से उठा करके कहीं दूसरे स्थान पर ले जाकर सुरक्षित करना बहिस्थानीय संरक्षण कहलाता। परिभाषा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है? यह जैव विविधता वाला जैव विविधता संरक्षण का एक तरीका होता है, या जैव विविधता संरक्षण का एक तरीका होता है। इसमें पौधों और जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में ही सुरक्षित किया जाता है। क्या आप लिख सकते हो कि नहीं? स्वस्थानीय संरक्षण या जैव विविधता संरक्षण का एक तरीका है। इसमें पेड़ पौधे अथवा संकटग्रस्त पेड़ पौधे अथवा जीव जंतुओं को उन्हीं के प्राकृतिक स्थान पर ही सुरक्षित किया जाता है। स्वस्थानीय संरक्षण पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रख पाता है। यानी इसमें क्या होता है? पूरा पारिस्थितिकी तंत्र सुरक्षित किया जाएगा। भाई पानी है तो वहाँ पानी की भी व्यवस्था होगी, तभी तो टाइगर रह पाएगा। वहाँ पेड़ों की भी व्यवस्था होगी, तभी टाइगर रह पाएगा। वहाँ कुछ छोटे मोटे जानवर भी छोड़े जाएंगे ताकि वो उनको खाएगा भोजन के रूप में, तब तो वो जिंदा रह पाएगा। तो इसमें क्या होता है? पूरा पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखा जाता है कि उसको और कोई छेड़खानी ना करे। स्वस्थानीय में क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं हो सकती हैं? पहली बात, स्वस्थानीय संरक्षण में संकट उत्पन्न एवं जंगली प्रजातियों की सुरक्षा की जाती है। तो बात मैंने बताई दी है, जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं उनको अपने निजी प्राकृतिक आवास पर सुरक्षित रखना ही स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। स्वस्थानीय संरक्षण में जैव विविधता के सभी स्तरों को, ये भी मैंने अभी बता दिया, इसमें जैव विविधता के सभी स्तरों को सुरक्षित रखा जाता है। कोई भी पोषक है, छोटे जीव जंतु, उनको भी सुरक्षित रखना पड़ेगा, नहीं तो खाएंगे कैसे बड़े जीव जंतु उसको। स्वस्थानीय संरक्षण में जैव विविधता संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका होता है, ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप कहीं से लेकर के किसी जीव को जा रहे हैं तो हो सकता है वहाँ की जलवायु उसको सूट ना करे और उसकी डेथ हो जाए। लेकिन स्वस्थानीय संरक्षण में क्या होता है कि वहाँ की जलवायु में ही वो पला बड़ा है, वहाँ की जलवायु उसे खूब सूट कर रही है और इसीलिए वो सुरक्षित रहेगा वहाँ पे। तो ये सबसे ही अच्छा तरीका होता है। जैसे में राष्ट्रीय उद्यान बना दिए जाते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य, चिड़ियाघर बना दिए जाते हैं, बायोस्फीयर बना दिया, रिजर्व हॉटस्पॉट कर दिए जाते हैं। कौन कौन चीज़ें हो सकती है? जैसे में राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, चिड़ियाघर लिख देना आप, ठीक है, और बायोस्फीयर हो गया, रिजर्व हॉटस्पॉट। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इस स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं वहीं पे राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। दूसरा नंबर आता है बहिस्थानीय संरक्षण, आप जस्ट अपोजिट। बहिस्थानीय यानी किसी भी संकटग्रस्त प्रजाति या पेड़ पौधे को, प्रजाति या जीव जंतु को उसके निजी प्राकृतिक आवास पर सुरक्षित न महसूस करते हुए उन्हें ले जाकर किसी दूसरे स्थान पर सुरक्षित करना ही बहिस्थानीय संरक्षण
कहलाता है। जैसे क्या हुआ करता है, देखिए जरा कि आप लोग बात करें वानस्पतिक उद्यान, बीज बैंक, क्या किया जाएगा, बड़ी दूर दूर से बीज लाए जाएंगे और एक स्थान पर सुरक्षित किया जाएगा, उसे बीज बैंक कहते हैं। जीन बैंक होता है, बहुत सारे जीन्स इकट्ठे किए जाएंगे एक स्थान पर सुरक्षित, जीन बैंक। जैसे ब्लड बैंक की आप बात करो, ब्लड बैंक का मतलब क्या होता है, जगह जगह से ब्लड ग्रुप लाया जाता है, ब्लड लाया जाता है और एक जगह पे स्थानांतरित कर दिया जाता है, उसे ब्लड बैंक कहते हैं। प्राणी उद्यान हो गया, प्राणी उद्यान अभी आ गया, अभी पढ़ चुके हैं, अगले वाले टॉपिक में पढ़ा है आपने अगले वीडियो में, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, प्राणी उद्यान में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, जीन बैंक, बीज बैंक, प्राणी उद्यान, ये सब स्थानीय संरक्षण के उदाहरण होते हैं। इन्होंने बताया संकटग्रस्त पौधे या जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास स्थान से हटाकर उन्हें सुरक्षित रखना ही क्या कहलाता है, स्थानीय संरक्षण कहलाता है। समझ में आ गया होगा, बहुत सरल है, एक्सेसिव टू कंजर्वेशन और इंस्टीट्यूट टू कंजर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, तो यही होता है स्वस्थानीय और बहिस्थानीय संरक्षण, ठीक है। अगला है चिपको आंदोलन। अच्छा, अब इसमें थोड़ा हम बता देते हैं। चिपको आंदोलन एक कहानी है, इसको थोड़ा सुन लीजिएगा। इस कहानी कैसी है कि अमृता देवी बिश्नोई की कहानी है। यहाँ पे जयपुर के राजा जो थे, जोधपुर के राजा जयसिंह जो थे, अभय सिंह, जोधपुर के राजा अभय सिंह, उनके समय की एक कहानी थी। तो एक बार उन्होंने क्या किया, पेड़ों को काटने के लिए बोल दिया। अब जेहेतु जोधपुर के राजा, जोधपुर कहाँ, राजस्थान में है, तो राजस्थान में एक खैजैली नामक गांव था, उसके किनारे बहुत सारे बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पेड़ खड़े थे। तो वहाँ के जब ये काटने पहुंचे तो वहाँ पे बहुत सारे आदिवासी थे, जहाँ पे अमृता देवी बिश्नोई उनका नेतृत्व कर रही थी। ये भी आदिवासी फैमिली से ही थी। इनकी 3 पुत्रियाँ थीं और उस गांव में 363 लोग थे, इसीलिए उनको संबंधी बोला गया है। तो अमृता देवी बिश्नोई, 3 पुत्रियाँ और 363 संबंधी, सभी लोगों ने क्या किया, मना किया। जब वो लोग जबरदस्ती काटने के लिए लेबर आगे बढ़े पेड़ों को, तो ये लोग पेड़ों से चिपक गए। अभय सिंह के आदेश पर क्या हुआ, पेड़ों पर चिपके ही इनको भी काट डाला गया। और फिर क्या हुआ, 1971 की ईस्वी की बात थी, 1773 की बात थी। और उसके बाद फिर ये आंदोलन धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में भी फैलने लगा। लोग पेड़ों से चिपक जाते थे, भाग करके आंदोलन, और जो पेड़ों को बचा ले तो फिर हमेशा तो नहीं मार सकते। और अंत में जो था, पेड़ों का धीरे धीरे कटाव कम होने लगा। जब भी ये लोग पेड़ काटने जाते थे तो महिलाएं भाग कर एकदम चिल्लाते, चिपको, जब वो चिल्लाते थे और भाग करके पेड़ों से चिपक जाते थे, तो इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन रख दिया गया। इस समय फिर क्या हुआ कि इसका नेतृत्व जो था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया। अब इस टाइम पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और इसका मुख्य कार्य ये था कि पेड़ पौधे जो थे हमें केवल लकड़ी ही नहीं देते, बल्कि मृदा, जल और ऑक्सीजन भी देते हैं। इसीलिए हमें इन वृक्षों के विरुद्ध जो है पूरे देश में जन जागृति पैदा की जानी चाहिए। और चिपको आंदोलन का उद्देश्य था प्राकृतिक संतुलन के लिए वृक्षारोपण करना, आर्थिक स्वावलंबन के लिए वनों का व्यापारीकरण बंद करना। केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए वन का व्यापारीकरण ना किया जाए, क्योंकि वनों से मुख्य फसल क्या होती है, सबसे पहली बात फ्यूल होता है, ईंधन, फोडर होता है, फोडर मीन्स चारा होता है, और उसके बाद में खाद होती, फर्टिलाइजर, फ्यूल, फोडर, फर्टिलाइजर, फ्रूट्स और फाइबर, रेसे, ये होता है। इसीलिए इसको यफ के नाम से जाना जाता है। आप इसको 5F भी कह सकते हैं। कितने कह सकते हैं, 5F के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए जरा चिपको आंदोलन क्या था। मैंने आपको स्टोरी सुनाई, अब मैं इसको पढ़ाऊंगा। तो देखिए क्या हुआ कि वन संरक्षण हेतु तथा वृक्षों को अनावश्यक रूप से काटने से रोकने के लिए प्रथम आंदोलन 1730 ईस्वी था। राजस्थान के जोधपुर जिले के राजा कौन थे, इनका नाम अभय सिंह था। यहाँ पे साथ छूट गया है, राजा अभय सिंह द्वारा क्या था, खेजैली नामक गांव में यह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जलाने की लकड़ी उपलब्ध कराने के लिए उस गांव के वृक्षों को काटने का आदेश राजा के द्वारा, राजस्थान के महाराजा अभय सिंह द्वारा दिया गया था। उन जलाने की लकड़ी उन्हें चाहिए थी। उन्होंने कहा सारे पेड़ काट डालो, क्योंकि बहुत सारी लकड़ी हो जाएगी, साल भर चलेगी। तो इसीलिए उन्होंने काटने का आदेश दिया था। लेकिन इसके विरोध में हुए आंदोलन में अमृता देवी बिश्नोई, उनकी 3 पुत्रियां थी। कितनी थी, 3 पुत्रियां, और 363 संबंधियों ने जो था इनका बहिष्कार करते हुए वो लोग पेड़ों से चिपक गए। और राजा अभय सिंह के आदेश पर उनको पेड़ों से चिपके ही काट डाला गया। फिर क्या हुआ, यह आंदोलन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलता रहा। इसका मतलब ये नहीं था कि केवल इमारती लकड़ी ही नहीं, बल्कि बहुत सारी कीमती चीजें जो है पेड़ पौधे उपलब्ध कराते हैं। आप बना के लिख दीजिएगा इसके आगे, ठीक है। बहुत सारे पेड़ पौधे उपलब्ध कराते हैं। हम
जंगलों से या हम वृक्षों से क्या करते हैं, नंबर 1 फ्यूल प्राप्त करते हैं, फोडर चारा प्राप्त करते हैं, फर्टिलाइजर खाद प्राप्त करते हैं, फ्रूट्स और फाइबर प्राप्त करते हैं, इसीलिए इन्हें 5F के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात वृक्ष हमारे जीवन में हमें जो था, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था जन जागृति पैदा करना, पेड़ पौधों को अपने निजी स्वार्थ के लिए पेड़ पौधों को अनावश्यक रूप से न काटना और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना तथा पर्यावरण को संतुलन को बनाए रखना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। यही था हमारा चिपको आंदोलन। शायद समझ में आपको आ गया होगा। कहानी जरूर आप लिख दीजिएगा। 1730 की अमृता देवी बिश्नोई, 3 पुत्रियां और 363 संबंधियों वाली। ठीक है, तो देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रेड डाटा बुक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड डाटा बुक क्या होता है? IUCN द्वारा, किसके द्वारा ये होती है? ये बुक निकाली गई थी IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्स, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, IUCN रेड डाटा बुक जो थी, ये IUCN द्वारा एक सूची जारी करता है। IUCN जो है एक सूची बनाता है जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है, क्योंकि इसमें हमारे पृथ्वी पर मौजूद सारे जीव जंतु और पशु पक्षियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। रेड डाटा बुक समझना कैसे लिखेंगे? IUCN द्वारा एक बुक प्रकाशित की जाती है जिसे हम रेड डाटा बुक कहते हैं। इसमें हमारे पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों का डाटा इकट्ठा होता है। दूसरी बात क्या होती है, देखिए रेड डाटा बुक होता क्या है? रेड डाटा बुक में पृथ्वी पर मौजूद विलुप्त तो हो चुके सारे जीव जातों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। इसमें जितने भी आप डायनासोर तक की कहानी देख सकते हैं, इसके अंतर्गत सारे जीव जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। यह जीव जंतु तथा पक्षी को पहली बार कब देखा गया था और अंतिम बार कब देखा गया, पूरा रिकॉर्ड रखती है। इस रिकॉर्ड को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। क्या समझ में आ गया? कैसे लिखेंगे? IUCN द्वारा ये पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं की सूची तैयार की जाती है जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। इसमें जीव जंतु एवं पेड़ पौधों को पूरा शुरू से आखिरी तक का रिकॉर्ड रखा जाता है कि उन्हें प्रारंभ में प्रथम बार कब देखा गया और अंतिम बार कब देखा गया। फिर क्या है, इसमें रिकॉर्ड में 3 भाग होते हैं। कितने पेज होते हैं जरा देखना 1 सेकेंड में। ये होती है रेड डाटा बुक। देखिए जरा, ये हमारी रेड डाटा बुक है। ऐसे रेड डाटा बुक लिखा होगा, ऐसे एनिमल वगैरह बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये डाटाबेस इसका रेड डाटा बुक है। तो इसके 3 पेज होते हैं। कितने पेज होते हैं? एक होता है ग्रीन पेज, हरा पेज। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है रेड डाटा बुक के पेजों के बारे में। ठीक है, ग्रीन पेज होता है, दूसरा होता है पिंक पेज होता है, तीसरा रेड पेज। रेड पेज का मतलब रेड महाखतरा। जो प्रजाति बिल्कुल समाप्ति के कगार पर है उसको रेड पेज में रखा जाता है। पक्षियों और जीव जंतुओं के ऐसी प्रजातियों के नाम रखे जाते हैं जो या तो बहुत कम बचे हैं या पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। क्या समझ में आ गया? रेड पेज कौन सा होता है? ऐसे प्रजाति जीव जंतु रखे जाते हैं या तो वो बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं या बहुत कम मात्रा में बचे हैं, उन्हीं को हम रेड कलर में रखते हैं। दूसरे पिंक पेज, गुलाबी पेज क्या होता है? इनमें जो खतरे में हैं लेकिन धीरे धीरे विलुप्त होता देखा जा रहा है, अब वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, खतरे में हैं, दिन ब दिन गायब होते जा रहे हैं, ऐसे जीवों का नाम गुलाबी पेज पर। पूर्ण रूप से तो नहीं खत्म हो रहे, न थोड़े बच्चे, ऐसा भी नहीं है बहुत सारे। इस पेज पर जीव जंतु या पक्षियों की ऐसी प्रजातियां होती हैं जो केवल खतरे में है या धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, तो उनको जो है इस जीव में गुलाबी पेज पर रखा जाता है। ठीक है, फिर होता है ग्रीन पेज। हरे पेज पर कौन? जो बिल्कुल फिलहाल में अभी तो कोई खतरा नहीं है और पूरी तरह जो है सुरक्षित है, उनको ग्रीन पेज पर इस जीव जंतु एवं पक्षियों की ऐसी प्रजातियों का नाम लिखा जाता है जो फिलहाल में कोई खतरा नहीं है और पूरी तरह सुरक्षित। बताइए, 3 बुक होते हैं रेड डाटा बुक में, 3 पेज होते हैं, ग्रीन पेज और ऑरेंज पेज हो जाएगा, पिंक पेज, गुलाबी पेज, ग्रीन पेज, पिंक पेज और रेड पेज। ठीक है, ग्रीन पेज में क्या होगा? वो जीव जंतु एवं पादप रखे जाते हैं जो बिल्कुल सुरक्षित हैं, जिन्हें अभी कोई भी खतरा नहीं है। पिंक पेज में वो जीव जंतु रखे जाते हैं जिन्हें धीरे धीरे खतरा बढ़ता जा रहा है और वो अचानक ही धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं, जिन्हें कुछ संभावना, इनके संरक्षण की संभावना है, जरूरत है। ठीक है, और रेड डाटा बुक क्या होता है? रेड पेज क्या होता है? इसमें वो प्रजातियां रखी जाती हैं जो लगभग में बिल्कुल समाप्त हो चुकी है या कुछ समाप्ति की कगार पर है, तो उनको लाल आंकड़ों में रखा जाता है। ये 3 पेज होते हैं रेड डाटा बुक में। इतना आपको रेड डाटा बुक के बारे में लिखना पड़ेगा। अगर ये पॉइंट हमारे अगर आपने सीख लिए, ग्रीन पेज, पिंक पेज, रेड पेज, हर जगह नहीं मिलते आपको, तो इससे आपको बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। क्वेश्चन जो है एक नया रूप ले लेगा, आंसर आपका सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा। ध्यान रखिए, बहुत सरल सा है। ग्रीन पेज बिल्कुल सुरक्षित, पिंक पेज कुछ खतरा और रेड पेज बिल्कुल बहुत ही अधिक खतरा, बिल्कुल समाप्ति की कगार पर।
तो इस रेड डाटा बुक में होता क्या देखना जरा। इस रेड डाटा बुक में लगभग में 18,000 प्रजातियां हैं। इस टाइम पे रेड डाटा बुक में 18,000 प्रजातियां हैं, जिनमें 11,096 जो है जंतु जातियां, 11,096 टोटल हैं, और उसमें 5611 जंतु जातियां और 5685 पादप प्रजातियां हैं, इतनी शामिल है इसमें। क्या है कि रेड डाटा बुक में लगभग में क्या लिखोगे 18,000 प्रजातियां, जिसमें 11,096 जंतु और पादप प्रजातियां। अगर आपको ये आंकड़ा याद रहे 56, 85, 56, 11 तो ज़्यादा अच्छी बात है। जंतु 56, 11, पादप 56, 85 होते हैं। ठीक है, जोड़ के देख लो जाए, शायद यही बनेगा 56, 11, 56, 85। यार याद हो जाएगा आपको। 5, 1, 6, 8, 1, 9, 6, 6, 12, 5, 5, 10, 1, 11, 11,296 बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। चलो लगभग में तो छोटे आंकड़े हैं। ठीक है, प्रजातियां संकट में, और 1014 पादप जातियां भी हैं। इनके अंतर्गत 1014 पादप जातियां हैं, 925 जंतु जातियां अति संकटग्रस्त हैं। 1014 ऐसे पादप हैं जो बिल्कुल समाप्त होने वाले हैं, और 964 ऐसे जंतु हैं जो बिल्कुल समाप्ति की कगार पर हैं। तो इसी को हम रेड डाटा बुक कहते हैं। जैसे इसमें यह प्रश्न आता है कि इसके 4 रेड जानवरों के नाम बताइए, तो एक भारतीय शेर, बाघ, गैंडा और काला हिरन। भारतीय शेर, बाघ, गैंडा और काला हिरन, ये 4 प्रजातियां जो है बिल्कुल कस्तूरी मृग कह देना। ठीक है, ये 4 प्रजातियां बिल्कुल समाप्ति की कगार पर है। बताइए, अब समझ में आ गया। 11,096 टोटल है, लगभग संकट में ही है। 1014 पादप और 925 जंतु बिल्कुल अति संकट पर है। ठीक है, इसी को रेड डाटा बुक कहा जाता है। बताइए, रेड डाटा बुक समझ में आ गया। आप लोग कमेंट जरूर किया करो। जब हम आपके कमेंट चेक किया करते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर किया करो, कोई ना कोई तो प्रतिक्रिया दिया करो। कई लोग ऐसे हैं जो प्ले लिस्ट को देख लेते हैं लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते। आप लोग ऐसा मत किया करो, कुछ प्रतिक्रिया जरूर दिया करो। तो देखो ये ग्रीन पेज रेड, ये समझ लीजिएगा इसको, नहीं तो नोट्स, इसको रोक करके वीडियो को नोट्स बना लिया करो। पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होते हैं आप समझिए जरा। पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे पिरामिड होते हैं, अलग अलग जीव संख्या, जीव भार, ये पिरामिड सब पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाते हैं। तो देखिए जरा, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है? खाद्य श्रृंखला के भीतर विभिन्न ट्रॉपिक स्तरों पर विभिन्न जीवों के बीच संबंधों का रेखीय चित्रण। जितने भी ट्रॉपिक होते हैं, ट्रॉपिक स्तर होते हैं, खाद्य श्रृंखला के भीतर बहुत सारे जो ट्रॉपिक स्तर होते हैं, इनमें जीवों के बीच जो रेखीय चित्रण होता है उसी को पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। क्या लिखोगे कि खाद्य श्रृंखला में जीवों के बीच संबंधों का रेखीय चित्रण ही पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाता है। पिरामिड जीव संख्या, ऊर्जा, बायोमास आदि के आधार पर बनता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, इनका आकार पिरामिड के आकार का होता है। अर्थात इनका आकार कैसा होगा? पिरामिड। ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ये पिरामिड होते हैं। ठीक है, इनका आकार नाम से ही पिरामिड के आकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है जीवभार पिरामिड। जीवभार पिरामिड क्या होता है जरा इसको थोड़ा समझिएगा। इसमें हम थोड़ा इसके पॉइंट भी बना दीजिए। रहा जीवभार, देखो जीव संख्या, जीव भार आपको सब सिखाएंगे। जीव भार पिरामिड का मतलब होता है जीवों की संख्या के आधार पर। बताइए मुझे, बहुत सरल सा है, ऐसे आप समझ लो फिर उसको पढ़ते हैं, बहुत जल्दी आ जाएगा समझ में। यहाँ पे देखना जरा, जीव भार पिरामिड में बताइए एक महासागर की बात करो आप, तो महासागर में सबसे बड़े जीव ज़्यादा संख्या में होंगे या सबसे छोटे जीव ज़्यादा संख्या में होंगे? आप ऐसे आंकड़ा लगाओ, ये कोई रटना नहीं है। महासागर में छोटे छोटे कीड़े, छोटी छोटी मछलियाँ, छोटी छोटी झींगा वगैरह सबसे अधिक संख्या में होंगे, बड़ी बड़ी व्हेल सबसे अधिक संख्या में होंगे। जाहिर सी बात है कि छोटे जीव ज़्यादा होंगे। तो जैसे जब भी आप बात करेंगे कि एक तालाब का पारितंत्र की, तो तालाब में छोटे जीव अधिक संख्या में होंगे। उसके बाद में उससे कुछ कम संख्या में बड़ी मछलियां होंगी, और उससे कम संख्या में उससे बड़ी मछलियां होंगी। लेकिन जब जीव भार की बात हो रही, भार माने वजन, वजन किसका ज्यादा होगा? छोटे जीव का भाई कम वजन होगा, भले ही संख्या अधिक है लेकिन वो कम है, छोटे छोटे। बड़ी, उससे बड़ी मछलियों का अधिक वजन होगा, और उससे बड़ी व्हेल का सबसे अधिक वजन होगा। तो जीव भार का महासागरीय पिरामिड सदैव ही उल्टा बनता है, क्योंकि इसमें बड़े जीवों का वजन सबसे अधिक, उससे छोटी मछलियों का वजन उनसे कम, उससे छोटे कीड़े मकोड़ों का वजन उनसे भी कम होता है। फिर अगर आप बात करेंगे
ये तो हो गया महासागरीय। अगर आप घास स्थल के जीव भार की बात, भार भी वजन याद रखना, तो घास स्थल के जीव भार की बात करेंगे तो सबसे अधिक मात्रा में हो गए छोटी घास, सबसे अधिक मात्रा में घास पेड़ पौधों का वजन होगा। फिर गाय भैंस इनका वजन होगा उससे कम, फिर उससे कम भेड़िया वगैरह इनका वजन होगा। भाई भेड़िया में इतना वजन कहाँ से आया गाय की तुलना में। फिर उससे भी कम शेर, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है तो उससे कम किसका वजन होगा, शेर का वजन होगा। ये कैसा होता है, सीधा पिरामिड होता है। एक वृक्ष पर बात करो आप, तो वृक्ष में सबसे अधिक वजन किसका, वृक्ष का है। उससे कम उस पर बैठने वाले कीड़े मकोड़े का है, और उससे भी कम वजन यानी जो ये कौवा वगैरह हो गया, और उससे भी कम वजन किसका है, इसको खाने वाले। इसको खाने वाले कौन है, अपघटक, जीवाणु विषाणु कवक, उनका वजन उनसे भी कम हो गया। तो ये सीधे बनते। कैसे लिखोगे आप, जीव भार पिरामिड केवल जलीय पारितंत्र में उल्टा बनता है, अन्य सभी पारितंत्र में, घास पारितंत्र और स्थल पारितंत्र में सीधा बनता है। ठीक है, अब देखते हैं जरा जीव भार। भार में सब वजन याद रखना, भार में सब क्या रखो, वजन बना के लिखना, इतना बवाल नहीं करना है, खाली समझ लो इसको। तो जीव भार का पिरामिड किसी पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद अलग अलग स्तरों के जीवों के कुल भार को दिखाने वाला एक ग्राफ होता है। बहुत सरल बात है। जीव भार पिरामिड के अंतर्गत किसी भी स्तर में पाए जाने वाले जीवों के कुल भार को दर्शाने वाला एक पिरामिड होता है। यह जैव भार और पोषण स्तर के बीच संबंध दर्शाता है। जीवों के भार और पोषी स्तरों के बीच संबंध दर्शाता है। इसका पिरामिड बनाने का तरीका समझना कि उसमें उत्पादकों को सबसे नीचे रखा जाता है, जैसे पेड़ पौधे, सबसे ज्यादा जीव भार इन्हीं का होता है। भाई जाहिर सी बात है, पेड़ पौधों का जीव भार ज्यादा होगा, पेड़ पौधों का जीव भार ज्यादा होता है, तो इन्हें सबसे नीचे रखा जाता है। दूसरी बात, इसके ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी जीव होते हैं, गाय शाकाहारी जीव है, इसके ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता रखे जाते हैं। इसके ऊपर द्वितीयक उपभोक्ता रखे जाते हैं, और फिर तृतीयक उपभोक्ता रखे जाते हैं। तो दूसरी बात, जैसे जैसे पोषण स्तर ऊर्जा ऊपर जाता है, वैसे वैसे जीव भार अपने आप बढ़ोतरी होती जाती है। ठीक है, और जीव भार का पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र के 3 तरह के पिरामिडों से एक है। जीव भार का पिरामिड संख्याओं का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। कौन कौन सा होता है, एक जीव भार का पिरामिड होता है, एक संख्याओं का पिरामिड होता है, एक ऊर्जा का। अब अगर संख्या की बात करें तो संख्या में तो उल्टा चलेगा, सबसे अधिक इनकी होगी संख्या, इनसे कम होगी। ठीक है, तो इसका कई क्वालिटी से निर्भर करता है। जीव भार पिरामिड जो होता है 3 प्रकार का होता है। अच्छा, जलीय पारितंत्र में जैसे समुद्र या तालाब में जीव भार पिरामिड उल्टा होता है। इसके लिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें उत्पादकों की बड़ी खड़ी फसल सर्वोच्च उपभोक्ता की तुलना में बहुत कम होती है। ये देखना, समुद्र और तालाब का जीव भार का पिरामिड कैसा होगा, उल्टा ये बना हुआ है। समुद्र और तालाब का, जब आप ये जीव भार जब पिरामिड आप बनाएंगे तो जीव भार आप इस टाइप से पिरामिड बना सकते हैं। देखिए, आपने ये पोषी स्तर बना लिया, मिनिमम 3 पोषी स्तर बना लिया समुद्र वाले। अब ये बना देना आप यहाँ से बड़ी व्हेल, ऐसे करके। अरे कोई जरूरी थोड़ी आप सुंदर बना लें, जैसी आप बना पाए वैसे बना लें। ये मछली एक यहाँ पे ऐसे करके बना देना, ऐसे करके कोई भी एक जीव बना देना आप ऐसे करके। ठीक है, फिर यहाँ पे आप छोटी छोटी मछली बना देना ऐसे करके, ऐसे थोड़ी गिनती कम कर देना। ठीक है, यहाँ कीड़े मकोड़े बना देना ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया जीव भार पिरामिड, इस टाइप से बना दिया जाता है। तो समुद्र का जीव भार पिरामिड कैसा होता है, सदैव उल्टा होगा, क्योंकि इसमें छोटे जीव अधिक मात्रा में भार कम होता है। उसके बाद बड़ी से बड़ी मछलियों का भार अधिक, और सबसे बड़ी मछलियों का भार सबसे अधिक होता है। अच्छा, फिर आता है जीव संख्या पिरामिड। अब बताइए, जब आप जीव संख्या की बात करेंगे तो संख्या में जस्ट अपोजिट चलेगा, सबसे अधिक मात्रा में होगी संख्या, ये उससे कम हो उससे कम होगी। ठीक है, तो संख्या का पिरामिड जो होता है, सबसे आधार जो होता है सबसे लंबा होता है। ये आधार भाग सबसे भारी होगा, सबसे लंबा होगा, और शीर्ष भाग सबसे चकरा होगा, शीर्ष भाग कैसा कम। ये देखो जीव संख्या पिरामिड, यहाँ से आप देख सकते हैं, सबसे अधिक संख्या घास की, उससे कम गाय की, उससे कम, और फिर इस टाइप से। ठीक है, तो संख्या पिरामिड इस टाइप से होता है। जीव संख्या के पिरामिड 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 सीधा पिरामिड होता है। सीधा पिरामिड कब होगा, उत्पादकों से अपघटक की ओर बढ़ने पर जीवों की संख्या कम होती जाती है। जिससे घास के मैदान में ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, घास के मैदान में पाया जाने वाला पिरामिड कौन सा, संख्या पिरामिड। ठीक है, एक कैसा होगा, सीधा होगा। दूसरी बात क्या होगी, उल्टा पिरामिड होगा। उल्टा पिरामिड कहाँ होता है, हमने अभी बताया आपको,
कि उल्टा पिरामिड हमारा कहाँ हो सकता है, जस्ट अपोजिट, उत्पादकों और अपघटकों की ओर बढ़ने वाला जीवों की संख्या बढ़ती जाती है। बताइए, ये बरगद था, बरगद की जो पाकड़, जो छोटे छोटे वृक्ष थे, उनको कीड़े मकोड़े चिड़ियों ने खाया, चिड़ियों को उनसे बड़े बीटल्स ने खाया, बीटल्स को छोटे मोटे बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु, कवक इन्होंने खा लिया। तो ये देखो बहुत अधिक संख्या में थे, ये उससे कम थे, उससे कम थे, और ये सबसे कम था, अकेला था। ठीक है, तो इस तरह का पिरामिड कैसे होता है कि चार्ल्स एल्टन ने 1927 में इसमें संख्या की पिरामिड की अवधारणा की थी। ठीक है, तो इस टाइप का आप बना सकते हैं, देख लीजिएगा, ऐसे आप बना दीजिएगा, जैसे घास बना दी, बोट बना दी, कुछ कम, मेढक उससे कम, सांप उससे कम, और मोर अकेला बना दिया। ठीक है, तो ये इस टाइप के होते हैं। ऊर्जा पिरामिड क्या होता है, ऊर्जा का क्रम चलता है, ऊर्जा का 10% नियम चलता है, 10%, प्रत्येक पोषी स्तर में 10% ऊर्जा जाती है। जैसे हमने बात की कि इसमें 100 कैलोरी ऊर्जा थी, 100 कैलोरी किसने बनाई, ट्री ने ऊर्जा बनाई, ट्री ने, तो उसको खाया गोट ने, तो गोट क्या करेगी, 10% लेस कर देगी, कितना रह जाएगा मेरे पास, 90, गोट में रह गई 90। गोट को खाया वोल्फ ने खा लिया, तो वोल्फ का 10% कम कर दो, कितनी रहेगी मेरे पास, 90 से, यानी 9 ही बची हुई है, 10% इसका, खाली 10% नियम, 10% जाती है, यहाँ पे कितनी 10 बचेगी, और 10 का जब 10% करेंगे तो कितनी 1 बचेगी, केवल 1% वोल्फ में पहुँची। और जब शेर इसको खा लेगा, तो शेर, लायन जब इसको खाएगा तो 0.1% पहुँच जाएगी, 1/10 कर दो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होता है कि ऊर्जा 10% होती है। ऊर्जा पिरामिड दिए गए खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषी स्तर द्वारा खपत ऊर्जा की कुल मात्रा को दर्शाता है, ऊर्जा की कुल मात्रा को दर्शाता है। ऊर्जा हस्तांतरण के 10% नियम के आधार पर ऊर्जा केवल एक पोषी स्तर से दूसरे स्तर में 10% ही स्थानांतरित, इसका चित्र ऐसे बनाएगा, यहाँ पे लिख देना प्राथमिक उत्पादक, पहले 100% था, ये 100% लिखा है, फिर 10% लिखा है, फिर 1%, फिर 0.01%। प्राथमिक उपभोक्ता में 10% गया, द्वितीयक में 1% गया, तृतीयक में 0.1 और फिर 0.01%, शीर्ष पर 0.01%, ऐसे चलाना क्रम। ठीक है, ऐसे बना देना पिरामिड, प्राथमिक, द्वितीयक, प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, अपघटक है। ठीक है, और फिर है शीर्ष पर्वतची। ठीक है, पर्वतची है, जीवाणु, विषाणु। ठीक है, तो क्रम यही चलेगा, 100 से 10, 10 से 1, 1 से 0.1, 0.1 से 0.01। ये यहाँ पे सौर ऊर्जा, सूर्य बना देना, बहुत सुंदर सा पिरामिड जो चित्र है, ऐसे आपको वहाँ बना देना है। ये चित्र जो है वहाँ बनाइएगा, आप इसी टाइप से चित्र को बनाइएगा। फिर क्या होता है, अगला प्रश्न हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, और क्या है, शायद 2-3 क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं। आज के लिए जो है आप इतने ही क्वेश्चन नोट करेंगे, आज के लिए हमारे क्वेश्चन जो है इतने काफ़ी हैं, और शेष हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हमारी फिर मुलाकात होगी। आज के लिए जो है जय हिंद।